जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट की। देखिए हमारे पास तीन तरह के सिस्टम हैं यूनिट्स के। पहला जो सबसे मेन है, जिसको आज के टाइम में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज MKS सिस्टम। MKS सिस्टम में मास को किलोग्राम में लिया जाता है, ठीक है, और टाइम को सेकंड में लिया जाता है, लेंथ को मीटर में लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरा जो सिस्टम है, दैट इज CGS सिस्टम। इसमें और भी चीज़ें हम ले सकते हैं, जैसे फोर्स हम ले सकते हैं। फोर्स किस में आती है भाई? MKS में, न्यूटन में, ठीक है। और एनर्जी किस में आती है? एनर्जी आती है हमारी इसमें जूल, MKS सिस्टम में, ठीक है। ये सब हमारा SI सिस्टम है जो हम आज के टाइम में इस्तेमाल करते हैं, इसी को MKS सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में मास किस में होता है? ग्राम में, ठीक है। टाइम हमारा होता है सेकंड में, और लेंथ होती है हमारी, लेंथ होती है सेंटीमीटर में। इसके बाद फोर्स इसमें आती है, फोर्स हमारी डाइन में होती है, और एनर्जी हमारी अर्ज में मेज़र की जाती है। ये कुछ CGS सिस्टम में इस यूनिट में हम मास, टाइम, लेंथ, फोर्स, एनर्जी को मेज़र करते हैं, ठीक है। दो सिस्टम तो ये हो गए। तीसरा हमारा है FPS सिस्टम। FPS सिस्टम ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ में इस्तेमाल हो रहा है आज के टाइम में। तो यूरोपियन कंट्रीज़ में लेंथ को तो फुट में मेज़र कर रहे हैं वो, और मास को वो पाउंड में मेज़र कर रहे हैं, और टाइम को मेज़र कर रहे हैं एज यूजुअल सेकंड में, ठीक। तो ये हमारे तीन सिस्टम हैं, और ये सिस्टम हमें पता होने चाहिए MKS में क्या है, CGS में क्या है, और FPS में क्या है। और भी जो यूनिट है MKS और CGS और FPS के हिसाब से बदलती रहती हैं। बाकी की यूनिट्स भी, बाकी की फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स भी बदलती रहेंगी। जैसे अगर मैं यहाँ MKS में वेलोसिटी की बात करूँ, तो यहाँ वेलोसिटी क्या होगी? मीटर पर सेकंड। और यहाँ बात करूँगा, यहाँ क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ किस में है? सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक। तो इसी तरह से हमारा कन्वर्जन आगे बढ़ता रहेगा सिस्टम ऑफ यूनिट के अकॉर्डिंगली। ये चीज़ें हमें पता होनी क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि अभी हम डायमेंशंस पढ़ेंगे आगे, और डायमेंशंस में हम देखेंगे कि हमारा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम कन्वर्जन कर रहे हैं, यूनिट्स का कन्वर्जन कर रहे हैं। और कन्वर्जन में हमें ये सारी यूनिट्स पता होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि फोर्स न्यूटन में होता है MKS में, और यहाँ फोर्स CGS में डाइन में होता है। ये नॉलेज हमें होनी चाहिए, इसीलिए इसको हम याद करते हैं। फटाफट नोट करिए, फिर आगे की बात करें। अब बात करते हैं लेंथ की, कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ। देखिए लेंथ का मैंने आपको बताया था कि अपना एक बहुत बड़ा इतिहास है। लेंथ को हमने अलग अलग यूनिट्स से मेज़र करना शुरू किया था, पुराने समय से ही, एंशियंट टाइम से ही मेज़र करते आ रहे हैं लेंथ को। तब लेंथ का मेज़रमेंट किस तरह से होता था? जैसे गज में मेज़रमेंट हो रहा है, तो गज बना लिया जाता है हर एक राज्य के राजाओं के द्वारा, कि राज्य के राजा के यहाँ ये उंगली फिंगर से यहाँ तक की लेंथ नाप ली जाती थी, और उसके जो है मेज़रमेंट लेकर डंडे बनाकर छोटी छोटी लेंथ के, इस लेंथ के, उसको गज बोलकर पूरे राज्य में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते थे। और कहा जाता कि भी अब इसी से मेज़रमेंट होगा, इसी से जो है ज़मीन नापी जाएगी, फसल नापी जाएगी, ये सारे मेज़रमेंट। देखो गज का तो इस्तेमाल हम आज भी कर रहे हैं।
अपने यहाँ आज भी हम जो है अगर बात करें कोई प्लॉट खरीदता है तो वो गज में मेजरमेंट होता है कि भाई कितने गज का प्लॉट है, 100 गज का प्लॉट है, 200 गज का प्लॉट है। तो आज भी हम यूज टू हैं उन्हीं पुरानी यूनिट से। ठीक, तो अब हम बात कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ की। तो लेंथ का मेजरमेंट हम दो तरीके से करते हैं। एक तो है हमारा डायरेक्ट मेथड, और दूसरा है हमारा इनडायरेक्ट मेथड। देखिए डायरेक्ट मेथड से क्या मतलब है। डायरेक्ट मेथड से मतलब है कि आप किसी एक क्वांटिटी को, एक चीज़ को मेज़र करना चाहते हैं, आप डायरेक्टली उसके दोनों एंड्स पर पहुंच जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक टेबल है, लेट्स सपोज ये मैंने एक टेबल बनाया, ठीक है। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, इसकी लंबाई चौड़ाई मेज़र करना चाह रहे हैं, लेंथ एंड ब्रेथ। तो हम इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर पहुंच सकते हैं और अपने मीटर स्केल को यहाँ पुट कर सकते हैं, रख सकते हैं और मेजरमेंट ले सकते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड इस तरह का मेथड है जहाँ पर हम डायरेक्टली पहुँच नहीं सकते। जैसे हमारी अर्थ से हमने सन का भी डिस्टेंस मेज़र कर रखा है, ठीक, तो उसकी भी बात करेंगे। वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होता है। तो हमने वो भी मेज़र कर रखा है। तो हमने उसको मेज़र कैसे किया है, एक्चुअली उसका मेज़रमेंट का अलग तरीका है, दैट इज़ इनडायरेक्ट मेथड। ठीक, तो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं, यूजुअली अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं इनडायरेक्ट मेथड से और अपना मेज़रमेंट करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफरेंस। अब डायरेक्ट मेथड में कुछ इंस्ट्रूमेंट हम इस साल यूज़ करने वाले हैं जिनके प्रैक्टिकल्स भी हमारे सिलेबस में हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट जिनके प्रैक्टिकल्स हमारे सिलेबस हैं, क्लास 11th के इंस्ट्रूमेंट में आते हैं। पहला तो मीटर स्केल ही है भाई, जिसको बचपन से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जो हमारे घर में है, हम मेज़र करते हैं जिससे। दूसरा जो एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है दैट इज़ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर एक इंस्ट्रूमेंट है, इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे हम वर्नियर कैलिपर के बारे में। इसका एक्सपेरिमेंट भी है और इस पर जो है क्वेश्चंस भी आते हैं। आईआईटी में भी बहुत बार इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, नीट में भी क्वेश्चंस आते हैं। इसके लीस्ट काउंट पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तीसरा इंस्ट्रूमेंट जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th में दैट इज स्क्रू गोज। स्क्रू गोज एंड द फोर्थ वन इज स्पेरोमीटर। ये तीनों ही इंस्ट्रूमेंट, बल्कि चारों, एक तो ये घर पे मिल जाएगा, हमारे स्कूल में लेबोरेटरी में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और इनके प्रैक्टिकल्स हमें सिखाए जाएंगे, कराए जाएंगे स्कूल में, और हम लोग इसको अच्छे से पढ़ भी लेंगे प्रैक्टिकल के टाइम पर। और यहाँ हम आगे वीडियो भी बना लेंगे, इनके बारे में थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे, लीस्ट काउंट निकालने का तरीका देख लेंगे। एक्चुअली इनका सबका लीस्ट काउंट अलग अलग होता है। लीस्ट काउंट होता है स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड, वो सबसे छोटी वैल्यू जो कि एक इंस्ट्रूमेंट से मेज़र की जा सकती हो, उसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट, सबसे छोटा काउंट। तो इसका सबसे छोटा काउंट है कि इसमें 10⁻³ मीटर तक हम मेज़र कर लेते हैं एक्यूरेटली, विदाउट एनी एरर। और वर्नियर कैलिपर में हम 10⁻⁴ मीटर तक मेज़र कर लेते हैं। इसी तरह से स्क्रू गोज में 10⁻⁵ मीटर तक मेज़र किया जा सकता है, और स्पैरोमीटर में भी 10⁻⁵ मीटर तक हम अपने मेज़रमेंट को कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारे डायरेक्ट मेथड हैं। डायरेक्टली हम मेज़रमेंट कर सकते हैं मीटर स्केल से, वर्नियर कैलिपर से, स्क्रू गोज से, स्पैरोमीटर से, और इनके बारे में डिटेल्स में पढ़ लेंगे। बाद में हम एक एक इंस्ट्रूमेंट को पढ़ेंगे। करीब जो है 40 मिनट का लेक्चर हमारा लगेगा, 40 मिनट की वीडियो लगेगी एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ने में। वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गोज, स्पैरोमीटर विद डायग्राम इसको पढ़ेंगे, ठीक है, बना लेंगे बाद में। ठीक, अब आगे की बात करते हैं। अब इनडायरेक्ट मेथड में मेज़रमेंट किस तरह से होते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में एक सबसे फेमस मेथड जो हमारे पास है
सबसे फेमस, उसको बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड पैरेलैक्स मेथड का क्या मतलब है और ये मेथड कहाँ अप्लाई होता है? तो सबसे पहले पैरेलैक्स मेथड कहाँ अप्लाई होता है वो हम जानते हैं कि पैरेलैक्स मेथड is apply to measure the distance of medium range stars। मीडियम रेंज स्टार्स का मतलब समझ रहे हो आप? मीडियम रेंज स्टार्स का मतलब है स्टार्स which are not so close like sun and not so far that the light covers some years to reach earth। इस बात को समझिए कि हम इस मेथड से उन स्टार्स का डिस्टेंस मेजर करते हैं जिनकी लाइट को अर्थ तक आने में ना तो कुछ साल लग जाएं और ना ही वो इतने नज़दीक हों जैसे कि सन। ठीक, वहाँ उस तरह के स्टार जो कि मीडियम रेंज के स्टार्स का डिस्टेंस हम इससे मेजर करते हैं, मीडियम रेंज के स्टार्स का। अब मीडियम रेंज से क्या मतलब है और क्यों जो है ये मेथड केवल उसी में अप्लाई होता है, तो इस बात को हम समझते हैं। इसको एक्चुअली हम किस तरह से जो है मेज़रमेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ एक स्टार है हमारा, ठीक, और यहाँ सेंटर पर सन है, दैट इज आवर सन एंड दैट इज स्टार, और अर्थ यहाँ कहीं होगी जो इस तरह से एक इलिप्टिकल पाथ में घूम रही होगी। ठीक, अब देखें कि यहाँ से अगर इस स्टार को देखा जाए तो इसका साइट जो है, साइट ऑफ विजन ये बनेगा। ठीक, हम जो हैं इसको अप्लाई करने के लिए एक मेथड इस्तेमाल करते हैं कि सबसे पहले इस ए पोजीशन से हमने इस स्टार को देखा। ठीक, ए पोजीशन से इस स्टार को देखा, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल से हमने टेलीस्कोप को कितना मूव करना पड़ा इस ए पोजीशन से स्टार को देखने के लिए। वर्टिकल से इस स्टार को देखने के लिए हमें कितना अपने टेलीस्कोप को मूव करना पड़ा। तो यहाँ पर देखो, ये जो हम मूव कर रहे हैं दैट इज θ1, इतना हमें अपने टेलीस्कोप को मूव कराना पड़ेगा वर्टिकल से इस स्टार को देखने के लिए। ठीक है, अब पहली मेजरमेंट तो हमने इस पॉइंट पर ली। अब इसके बाद दूसरी मेजरमेंट इस पॉइंट से होगी और अब अगेन इस स्टार को ऑब्जर्व किया जाएगा, अगेन इस स्टार को ऑब्जर्व किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि अब वर्टिकल पॉइंट से कितना रेडियन या कितना एंगल हमें अपने टेलीस्कोप को घुमाना पड़ा। लेट्स सपोज ये हमने अपने टेलीस्कोप को ऐसे घुमाया, θ2 घुमाया, इतना एंगल जो है इसको घुमा दिया। ठीक, तो नेट हमारा ये वाला एंगल हमें क्या मिलेगा? देखो ये वाला एंगल अगर हम इस तरह से लाइन अगर इस पर ड्रॉ करते हैं, देखिए तो ये कितना हो जाएगा, ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, दैट इज θ2 प्लस θ1। तो हमने इसको लिख लिया थीटा। तो एक्चुअली यहाँ जो एंगल बना दैट इज थीटा। और नाउ अब हमने
ये एंगल मेज़र कर लिया, हमारे पास किसी और तरीके से ये वाली लेंथ भी मेजर्ड है। ऑलरेडी पहले हम किसी और मेथड से इसको मेज़र कर चुके हैं, जो कि हमारी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है 1 AU। ये भी डिस्कशन हम कर लेंगे बाद में, अभी नेक्स्ट वीडियोस में। 1 AU होती है A to B का डिस्टेंस, ठीक। और ये स्टार कैसा है, फार ऑफ नहीं है कि लाइट भी ना पहुंचे, या ऐसा भी नहीं है कि बहुत नज़दीक हो कि ये एंगल थीटा जो है बड़ा बन जाए, ठीक। ये थीटा एंगल बहुत बड़ा हो जाए, इतना नज़दीक भी नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। और आर्क हमारा कितना है, ये AB, और रेडियस कितना है, ये डिस्टेंस, यानी कि अगर मैं इसको O पॉइंट रख लूँ, AO या OB दोनों ही बराबर हैं, इसको हम R मान लेते हैं, दैट इज रेडियस आर्क हो गया ना ये, तो दैट विल R। तो R अगर हमें निकालना है तो R हमारा हो जाएगा AB डिवाइड बाई थीटा। देखिए इस एक्सपेरिमेंट से हमने θ1 θ2 दैट मीन्स थीटा कैलकुलेट कर लिया, और ये AB का मेजरमेंट ऑलरेडी हमारे पास है, तो हम R निकाल सकते हैं, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस स्टार फ्रॉम द अर्थ। तो ये एक तरीका है इस स्टार की पोजीशन को निकालने का, इस स्टार के डिस्टेंस को निकालने का अर्थ से। अब यहाँ पर पैरेलैक्स वर्ड का मीनिंग है ये एंगल, ये एंगल होता है हमारा पैरेलैक्स एंगल, इसको हम बोलते हैं दैट इज पैरेलैक्स एंगल, ठीक। अब ये बात सोचने की है कि इसकी पोजीशन क्यों नहीं बदलती जब हम इस पॉइंट से देखते हैं या इस पॉइंट से देखते हैं। इसकी पोजीशन ना बदलने का कारण ये है कि आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए। ये मार्कर मैं अपने हाथ में ले रहा हूँ और मैं इस मार्कर को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अब मैं देखता हूँ, पहले एक आँख को बंद करूँगा, मैं इसको देखूँगा, फिर दूसरी आँख को बंद करूँगा तो इसको देखूँगा, तो इसकी पोजीशन मुझे डिफ़र दिखाई देगी। आप अपने पेन को जो है इस तरह सामने रखकर एक बार नोट कीजिए, जब अपनी आँखों की पोजीशन बदलते हैं, थोड़ी सी पोजीशन बदली इतनी बस, तो ये हमें मार्कर की पोजीशन अलग अलग दिखाई पड़ती है। लेकिन अगर आप किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखेंगे, दूर किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे, तो उसकी पोजीशन आपको बदलती हुई नज़र नहीं आएगी, वो अपनी जगह पर लगेगा। फॉर एग्जांपल, जब आप ट्रेन में बैठे होते हैं या बस में बैठे होते हैं, तो आप नज़दीक के स्टेशन को ऑब्ज़र्व करते हैं, तो आपको दिखता है कि वो स्टेशन बहुत तेज़ी से निकल रहा है, आ रहा है या जा रहा है। लेकिन जब ट्रेन से दूर की पहाड़ी को ऑब्ज़र्व किया जाता है, दूर की कोई पहाड़ी को ऑब्ज़र्व किया जाता है, तो उसकी पोजीशन आपको बदलती हुई नहीं दिखती। इसीलिए ये स्टार बहुत दूर है, इतना दूर है कि हम पूरा इतना आर्क भी मूव कर जाते हैं तो भी इसकी पोजीशन सेम ही हमें दिखाई पड़ती है। और इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ कर लेते हैं अपने पैरेलैक्स मेथड में टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ स्टार फ्रॉम अर्थ, ठीक है। आई होप सबको समझ आ गया होगा, नोट कर लीजिए इसको। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बढ़ें तो कुछ और मेथड हैं जो इनडायरेक्ट मेथड में आते हैं, जिसमें हमारा अगला जो मेथड है जिससे हम कैलकुलेट करते हैं साइज ऑफ मॉलिक्यूल। साइज ऑफ मॉलिक्यूल, एक छोटे से मॉलिक्यूल का साइज मेजर किया जाता है बाय इनडायरेक्ट मेथड। अब बच्चों इसको ध्यान से समझना, साइज ऑफ मॉलिक्यूल हम इनडायरेक्ट मेथड से ही क्यों मेज़र करते हैं, जबकि हम तो मॉलिक्यूल के पास पहुंच सकते हैं। एक्चुअली हम मॉलिक्यूल्स के दोनों छोर पर नहीं पहुंच सकते, दोनों कॉर्नर्स पर नहीं पहुंच सकते। क्यों नहीं पहुंच सकते, हम उसको अपनी नेक्ड आइड से देख भी नहीं सकते हैं। पहुंचने की तो बात छोड़ो, क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि हमारी आँखें 10 to the power -6 मीटर तक के छोटे पार्टिकल, मतलब ये इस लेंथ के पार्टिकल को ही ठीक से देख पाती है। फॉर एग्जांपल, लास्ट हमें जो दिखते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं वो पानी में डूबे हुए दिख सकते हैं, डस्ट के छोटे छोटे से पार्टिकल भी दिखाई पड़ सकते हैं, उनका साइज़ करीब इतना होता है। तो आखिर तक इतना हमें दिखता है। अगर इससे आगे बढ़ते हैं, दैट मीन्स इससे और छोटा साइज 10 to the power -8, -9 और -10, यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट ऑफ लेंथ, ये भी यूनिट है इसकी,
10⁻10 मीटर होता है इसका मतलब। तो इतना अगर साइज होता है, ये साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है इस ऑर्डर में आता है, 10⁻10 के ऑर्डर में आता है, और रेडियस जो है करीब 10⁻15 मीटर के ऑर्डर में आता है, जिसको हम 1 फर्मी मीटर बोलते हैं। समझ लीजिए दोनों बातें। तो इस ऑर्डर में रेडियस आता है, इस ऑर्डर में उसका डायमीटर आता है, लगभग साइज जो है उसका अप्रोक्सीमेटली। तो इतना छोटा हो जाता है जो हमारी नेक्ड आंखों से नहीं दिखाई पड़ता है। तो नेक्ड आंखों से जब नहीं दिखती हैं चीज़ें, तो हम उसके लिए क्या लगाते हैं, अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, एक इनडायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम मॉलिक्यूल के साइज को मेज़र कर सकें। ठीक, अब देखिए कैसे इसको मेज़र किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम मेज़र करने वाले हैं ओलिक एसिड, ओलिक एसिड, ओलिक एसिड मॉलिक्यूल का साइज। यहाँ मेज़र करने वाले हैं हम ओलिक एसिड मॉलिक्यूल का साइज। देखिए कैसे मेज़र करेंगे। अब आप कहोगे कि ओलिक एसिड ही क्यों लिया, ओलिक एसिड ही क्यों लिया, क्योंकि ओलिक एसिड जो है बहुत ही स्लिपरी मॉलिक्यूल होता है और इसका साइज भी थोड़ा सा बड़ा होता है इन कंपेरेटिव अदर मॉलिक्यूल्स। अगर हम इसके मॉलिक्यूल्स को इस तरह से रखते हैं, इस तरह से हमने इसके मॉलिक्यूल्स को प्लेस्ड किया एक के ऊपर एक, तो ये देखने को मिला है कि ये मॉलिक्यूल्स थोड़े टाइम बाद हमें इस तरह की शेप में मिलेंगे और इस तरह से जो है ग्राउंड पर आकर गिर जाएंगे, ऐसे फैल जाएंगे। एक तो ये वाली प्रॉपर्टी इसकी हेल्पफुल होती है जस्ट टू मेजर द साइज ऑफ दिस मॉलिक्यूल। तो ये जो हम एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं, एक तरह से एक्सपेरिमेंट है ये पूरा, ये जो हम एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं ना साइज ऑफ मॉलिक्यूल निकालने का, इसको ओलिक एसिड पर अप्लाई किया जाता है जस्ट टू मेजर द साइज ऑफ ओलिक एसिड। फाइनली इस शेप में आ जाता है, करीब करीब इस शेप में आ जाता है, ये माना गया। और इसके साइज भी थोड़े से बड़े होते हैं, इस मॉलिक्यूल का साइज भी थोड़ा सा बड़ा होता है जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। ठीक, एक तो ये रीज़न है, एक तो ये रीज़न है बच्चों ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल का साइज मेज़र करने का। ठीक, अब हम इसको करते कैसे हैं, हम एक्चुअली इसको करने के लिए अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं और ओलिक एसिड लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, ओलिक एसिड का अल्कोहल के साथ विद वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड, ओलिक एसिड की कंसंट्रेशन बहुत कम रखेंगे और निकालेंगे, एक सॉल्यूशन बनाएंगे। तो हम यहाँ करने वाले हैं a solution, prepare a solution of oleic acid with alcohol with very low concentration, with very low concentration, prepare a solution of oleic acid with alcohol with very low concentration of oleic acid। इसको बनाने का एक तरीका है बच्चों, समझिए आप, 1 ड्रॉप या 1 सेंटीमीटर क्यूबिक हम लेंगे ओलिक एसिड, उसको 20 सेंटीमीटर क्यूबिक अल्कोहल के साथ ऐड कर देते हैं। ये हमने इसके साथ ऐड कर दिया। ठीक, ऐड करने के बाद आपको सॉल्यूशन मिला 1/20, 1/20 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड विद अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक, 1/20 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्कोहल ठीक है। अब इसमें से ये जो सॉल्यूशन मिला हमें,
इस सॉल्यूशन का 1 सेंटीमीटर क्यूबिक ले लेंगे और उसको 1 सेंटीमीटर क्यूबिक ले लिया और उसको ऐड कर देंगे 20 सेंटीमीटर क्यूबिक एल्कोहल के साथ। तो अब हमें क्या मिल जाएगा, देखिए इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1/20 थी, फिर से जो है 20 सेंटीमीटर एल्कोहल इसमें ऐड कर दिया, तो फाइनली हमें जो कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी वो मिलेगी 1/400। 20 × 20 400 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड हमें मिल जाएगी। ध्यान से समझना बच्चों इस बात को। तो ये हमें अब 1/400 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्कोहल, यानी कि यहाँ पर भी ओलिक एसिड लिखेंगे भाई, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन किसकी है, 1 किसका है ओलिक एसिड का, 20 किसका है एल्कोहल का। यहाँ 1 किसका है ओलिक एसिड का और 400 किसका है एल्कोहल का। ठीक, तो ये हमारा बहुत ही जो है कम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड विद एल्कोहल मिला। दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर क्यूबिक क्या है इसमें ओलिक एसिड और 400 सेंटीमीटर क्यूबिक क्या है, दैट इज एल्कोहल। अब देखिए आगे कैसे करते हैं, इधर आ जाते हैं फिर। अब हम इस एक्सपेरिमेंट को किस तरह से करेंगे, ध्यान से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे इसको। एनसीईआरटी में हमारे गिवन है। ये देखिए हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास 1/400 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड आ गया। अब हमने इसका क्या करना है, हमने एक्चुअली एक ड्रॉप का वॉल्यूम निकालना है। तो टू फाइंड 1 ड्रॉप वॉल्यूम, ऑफ ओलिक एसिड, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक टाइट्रेशन प्रोसेस लगाते हैं। ये टाइट्रेशन प्रोसेस अगर अभी आपने नहीं पढ़ा है तो क्लास 12th तक आप पढ़ लोगे, 11th में भी टाइट्रेशन कर लोगे, ये सब आप जो है एक्सपेरिमेंट कर लोगे। ये हमने एक स्टैंड लगा दिया, समझिए इसको, ठीक, ये जो है स्टैंड है और स्टैंड के साथ हमने क्लैम्प कर दिया है इस ट्यूब को, ठीक है। इस ट्यूब में एक्चुअली हमें पता होता है वॉल्यूम, इसमें मार्किंग होती है इस तरह से। अब हमने सॉल्यूशन भर लिया अपना, जो इतनी कॉन्सेंट्रेशन था 1/400 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड था, इसके अंदर भर लिया। भरने के बाद यहाँ पर हमने एक बीकर को प्लेस कर दिया, यहाँ पर हमने एक बीकर को रख दिया और अब ड्रॉप बाय ड्रॉप ओलिक एसिड इस बीकर के अंदर गिर रहा होगा। ड्रॉप बाय ड्रॉप ओलिक एसिड विद द एल्कोहल इस बीकर के अंदर गिर रहा होगा। जब बीकर के अंदर ओलिक एसिड विद एल्कोहल गिर रहा होगा तो हम लेट्स सपोज हमने 10 ड्रॉप्स गिरते हुए देखे और यहाँ जो वॉल्यूम आया इसमें जो डिक्रीज्ड वॉल्यूम आया, मतलब चेंज इन वॉल्यूम जो आया वो हमने मेजर कर दिया, डेल्टा वी आया, लेट्स सपोज इतना वॉल्यूम बदला 10 ड्रॉप गिरने पर। तो एक ड्रॉप का वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं डेल्टा वी अपॉन 10। तो दैट मीन्स लेट्स सपोज वी हमारा वॉल्यूम आ गया एक ड्रॉप का, एक ड्रॉप का वॉल्यूम आ गया वी, ठीक। जब एक ड्रॉप का हमें वॉल्यूम मिल गया तो हम इसको 400 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा वॉल्यूम आया वी डैश, किसका, वी डैश इज द वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड। ये तो कंप्लीट सॉल्यूशन का वॉल्यूम था ना वी, जब 400 से डिवाइड करोगे तो ये ओलिक एसिड का वॉल्यूम आ जाएगा। जब ओलिक एसिड का वॉल्यूम मिल गया फाइनली हमें एक ड्रॉप का ओलिक एसिड का वॉल्यूम मिल जाने पर
फिर हम आगे बढ़ते हैं और एक जो है बर्तन लेते हैं इस तरह से, फ्लास्क कह सकते हो इसको, ठीक, बाउल कह सकते हो, वो ले लेते हैं और इसके ऊपर यहाँ पर जो सरफेस होती है पानी की, एक पाउडर आता है उसको बोलते हैं लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम पाउडर, इसको इसके ऊपर गिरा लेते हैं। देखिए वी डैश वॉल्यूम यानी कि एक ड्रॉप वी डैश वॉल्यूम को हम इसके पहले लाइकोपोडियम पाउडर यहाँ इसके ऊपर ऐसे डाल देते हैं, नीचे पानी भरा होता है, ठीक, पानी यहाँ भरा हुआ है, लाइकोपोडियम पाउडर इसके ऊपर डाल दिया। अब हमने क्या किया, वी डैश वॉल्यूम जो एक ड्रॉप में था उसको इसके ऊपर गिरा दिया। लेट्स सपोज वो ड्रॉप ऐसे फैल जाती है, ये फैल गई, ये तो हमारा वी डैश वॉल्यूम है और ये पूरा क्या है, पाउडर है। पाउडर के ऊपर जो है इसको इस तरह से गिराया गया, ठीक। अब हम इस एरिया को मेज़र करेंगे, ये जो ड्रॉप ने एरिया एक्वायर किया है, इस एरिया को मेज़र करने के लिए हम ग्राफ पेपर का यूज़ कर लेते हैं। और ग्राफ पेपर के जो छोटे छोटे से ब्लॉक्स होते हैं बच्चों, एक तो सेंटीमीटर क्यूबिक होता है और फिर उसके भी 10 ब्लॉक हो जाते हैं इस तरह से। तो एक जो छोटा सा ब्लॉक होता है ना 1 मीटर, ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा बड़ा, और एक ये mm का स्क्वायर होगा छोटा ब्लॉक, mm का स्क्वायर, उसका एरिया 1 mm स्क्वायर होता है, छोटा जो ब्लॉक है ये वाला। अब हम इस ग्राफ पेपर को इसके ऊपर डालते हैं, ठीक, डालते हैं। जब तक हम ग्राफ पेपर को लेके आएंगे, थोड़ी सी देर रुकेंगे, तब तक इसमें से जो भी अल्कोहल होगा, यानी कि हमने तो वी वॉल्यूम को गिराया है, हम अलग तो कर नहीं पाए ओलिक एसिड और अल्कोहल को, तो जब हमने वी वॉल्यूम को यानी कि एक ड्रॉप को इसके ऊपर गिराया तो इसके ऊपर से एवोपरेट हो जाएगा क्या, अल्कोहल। केवल क्या बचेगा, ओलिक एसिड बचेगा, जिसका वॉल्यूम क्या है, वी डैश। वी वॉल्यूम किसका था, एक ड्रॉप का जो हमने यहाँ गिराया। वी डैश वॉल्यूम किसका है, ओलिक एसिड का, जो कि इसके अंदर बचा। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर से इसका एरिया मेजर कर लेंगे। लेट्स सपोज इसका एरिया आ गया ए एरिया आ गया, हमें वॉल्यूम पता है वी डैश वॉल्यूम पता है, ए एरिया पता है। अब क्या करेंगे, फाइनली अब हम देखो थिकनेस निकाल लेंगे। थिकनेस होती है हमारी वॉल्यूम डिवाइड बाय एरिया। ये यहाँ समझिए, आप यहाँ समझिए, इस पूरी लेयर, ये मान लिया जाता है कि यहाँ अल्कोहल के उड़ जाने के बाद, एवोपरेट होने के बाद केवल एक लेयर बची ओलिक एसिड की। वो ऐसी लेयर होगी, इसका वॉल्यूम हमें पता है, ठीक है, और एरिया हमें पता है, ये एरिया हमने निकाल लिया और टोटल वॉल्यूम पता है। तो ये थिकनेस मिल जाएगी बच्चों, ये टी थिकनेस मिल जाएगी ना, दैट मीन्स डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल मिल जाएगा। तो टी क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल। ये हमारे मॉलिक्यूल का डायमीटर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, नोट कर लीजिए इसको। दैट इज द मेथड हाउ विल वी मेजर द साइज ऑफ ओलिक एसिड मॉलिक्यूल, दैट मीन्स हाउ विल यू मेजर द डायमीटर ऑफ ओलिक एसिड मॉलिक्यूल। जी स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ हम बात कर रहे हैं कुछ और इनडायरेक्ट मेथड, सम अदर इनडायरेक्ट मेथड फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस, जैसे कि रिफ्लेक्शन और एको मेथड। ये तो आपने क्लास 9th में ज़रूर पढ़ा है कि रिफ्लेक्शन से हम डिस्टेंस मेज़र कर लेते हैं। कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देखो, ये पहाड़ी है, इस पहाड़ी से हम कुछ डिस्टेंस पर यहाँ खड़े हुए हैं, लेट्स सपोज यहाँ पर हैं हम, ठीक। अब अगर हम यहाँ से साउंड वेव भेजते हैं, यहाँ से चिल्लाते हैं और ये साउंड वेव्स ऐसे इस डिस्टेंस तक जाती हैं, ठीक है, और लौट कर वापस आती हैं, जाना और आना, ठीक। और स्पीड ऑफ साउंड हमें पता है, वेलोसिटी कितनी होती है, लगभग 340 मीटर पर सेकंड के आसपास होती है, 348
सॉरी 342, 348 इस तरह से आती है। तो ये साउंड की स्पीड है एयर में, ठीक। तो एयर में साउंड की स्पीड हमें पता है और हमने टाइम मेज़र कर लिया कि यानी कि जब हमने यहाँ से साउंड को भेजा, पहाड़ी से टकराने के बाद कितनी देर बाद वापस आई, दोनों चीज़ें हमने नोट कर ली। वी हमारे पास था, टी हमने नोट कर लिया इस एक्सपेरिमेंट से। हमने डिस्टेंस निकाल लिया, हमसे पहाड़ी कितनी दूर है, वी इंटू टी डिवाइड बाई 2। तो ये हमारा एक और मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड में इसको बोलेंगे कि हम पहाड़ी तक पहुँचे नहीं, वहाँ तक हम नहीं गए, लेकिन हमने साउंड वेव्स भेजी और डिस्टेंस मेज़र कर लिया कि वो पहाड़ी, वो माउंटेन हमसे कितने डिस्टेंस पर है। इसी में कुछ और चीज़ें आती हैं। जब हम यहाँ पर तो साउंड वेव्स का इस्तेमाल करते हैं और मेथड्स हमारे रडार का इस्तेमाल करते हैं। रडार देखो आजकल हमारे एरोप्लेन्स में रडार सिस्टम का यूज़ किया जाता है और रडार सिस्टम में हम लाइट वेव्स को भेजते हैं, रेडियो वेव्स को भेजते हैं, लाइट वेव्स नहीं रेडियो वेव्स को भेजते हैं, जिनकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक्चुअली लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और रडार वेव्स, रेडियो वेव्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो ये सारी जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं हमारी, हम क्लास 12th में पूरा एक कंप्लीट चैप्टर है उसको पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो वो सब स्पीड ऑफ लाइट पर ट्रैवल करते हैं, सबकी स्पीड ये है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड, बहुत तेज़ स्पीड है ये। साउंड की स्पीड देखिए और रेडियो वेव्स की स्पीड देखिए। तो अब हमें बहुत जल्दी से डिटेक्ट हो जाएगा कि हमारा एरोप्लेन किस पोजीशन पर है। इवन हम उसकी स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दो अलग अलग ड्यूरेशंस में उसकी पोजीशन कैलकुलेट करेंगे और हम देख लेंगे कि इतने टाइम में उसने इतना ट्रैवल किया, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे, स्पीड पता लग जाएगी। तो हमें प्लेन्स की स्पीड और उनकी एग्जैक्ट पोजीशन रडार रेडियो वेव्स से पता लगती है और रेडियो वेव्स का इस्तेमाल बहुत सारे डिवाइसेस में किया जा रहा है आज के टाइम में। लेज़र से हम एक्चुअली कैलकुलेट करते हैं लार्ज डिस्टेंसेज को। जैसे मून, यहाँ से मून का डिस्टेंस हमने लेज़र बीम डाली, मून पर टकरा कर वापस आई, लौट कर वापस आई, हमने टाइम मेज़र कर लिया और हमने पता लगा लिया कि मून का कितना डिस्टेंस है अर्थ से। सोनार वेव्स जो कि पनडुब्बियों में इस्तेमाल हो रही है, आप सब लोग जानते हैं, पानी के अंदर हम सोनार वेव, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम पता लगा लेते हैं कि भाई दूसरी पनडुब्बी हमसे कितनी दूर है, उसके वाइब्रेशंस हम मेज़र कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारे तरीके हैं, तीन इसमें हमारे और मेथड हैं, तीन तरह की वेव्स का हम इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली दैट इज़ कम अंडर द रिफ्लेक्शन एंड एको मेथड टू मेज़र द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। इसके बाद ट्रायंगुलर मेथड, ये आप कर चुके हो, ये क्लास 10th में जो है हमने पढ़ा हुआ है। टिग्नोमेट्री में परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज़ tan थीटा, एक पता हो हमें परपेंडिकुलर तो हम पता लगा सकते हैं, या एंगल पता हो और ये डिस्टेंस पता हो तो हाइट पता लगाई जा सकती है। इनमें से दो क्वांटिटी अगर नोन है तो एक को निकाला जा सकता है बाय यूजिंग ट्रायंगुलर मेथड। अब कुछ और बातें, जैसे कि हम बात करते हैं लेंथ की, तो लेंथ की कुछ और हमारी यूनिट्स जो बड़ी काम आने वाली हैं और क्लास 11th में जिन पे क्वेश्चंस बनते हैं, होम एग्जामिनेशन में भी बनते हैं और कॉम्पिटिशन में भी बनते हैं। तो सबसे पहले फर्मी मीटर, ये बहुत छोटी सी यूनिट है। फर्मी मतलब 10⁻⁻15 मीटर, ये रेडियस ऑफ एन एटॉम की बात करती है, एटॉम और न्यूक्लियस के रेडियस की बात करती है, बहुत ही छोटा। न्यूक्लियस का रेडियस इस ऑर्डर में होता है 10⁻⁻15 मीटर में। एंगस्ट्रॉम मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, मॉलिक्यूल का साइज 10⁻10 मीटर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है ये एवरेज डिस्टेंस है बिटवीन सन फ्रॉम अर्थ। एवरेज का मतलब समझिए बच्चों, एवरेज का मतलब होता है एक्चुअली यहीं बना देता हूँ, देखो छोटा सा डायग्राम, देखो ऊपर बनाता हूँ। हमारी अर्थ और सन, ये सेंटर में सन है और यहाँ अर्थ है, इलिप्टिकल पाथ में सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है और इसकी ये जो रेडियस होती है, ये जो एक्सेस होता है, इसको माइनर एक्सेस बोलते हैं और ये बड़ा वाला एक्सेस होता है मेजर एक्सेस। तो इसमें रेडियस भी दो आएंगी, एक ये वाला आएगा और एक ये वाली रेडियस आएगी, दो रेडियस आ गई। तो हम कौन सा रेडियस लें, कौन सा डिस्टेंस बताएं कि ये डिस्टेंस है या ये डिस्टेंस है। तो हम क्या करते हैं, दोनों का एवरेज ले लेते हैं और इसको हमने मेज़र किया हुआ है बाय एनी मेथड
दैट कम्स टू बी 1.496 × 10⁻11 मीटर्स, और इसको हम बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 AU। बिल्कुल याद कर लेनी है सारी वैल्यूज़ फटाफट ताकि आप अपने न्यूमेरिकल में लगा सको। अगर याद नहीं होती तो फिर बाद में देखते रहो, हालांकि पेपर में आ भी जाती है लिखी हुई, कई बार नहीं भी आती तो आपका क्वेश्चन फंस जाएगा बच्चों। इसलिए इन चीज़ों को याद कर लेना। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब फर्मी, एंगस्ट्रॉम, ये सारी चीज़ें हमें याद होनी चाहिए, सारी यूनिट्स हमें याद होनी चाहिए। लाइट ईयर की बात करें तो लाइट ईयर का 1 लाइट ईयर इसके बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। और ये क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट विद वेलोसिटी। इस वेलोसिटी से जब लाइट ट्रेवल करेगी 1 साल तक तो हम कहेंगे कि उसने 1 लाइट ईयर ट्रैवल कर लिया। इसको निकालने के लिए देखो 1 लाइट ईयर में कितना, 1 सेकंड में इतना चलती है तो 1 ईयर में कितना चलेगी, तो 1 ईयर में को सेकंड में कन्वर्ट कीजिए पहले। तो 1 ईयर को सेकंड में करेंगे तो 365 डेज 24 आवर्स, ठीक, और 60 मिनट्स 60 सेकंड, तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया। और इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 × 10⁸ से, देखिए ध्यान से बच्चों, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 × 10⁸ से तब हमारी ये वैल्यू आती है, दैट इज 9.46 × 10⁻15 मीटर। अब बड़ी ही इंपॉर्टेंट, और इसको कॉम्पिटिशन में बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया इस पर, बहुत ही आसान, लेकिन बच्चे गलत लगा के आए। देखो इसका मतलब होता है पारसेक। पारसेक भी एक लेंथ की यूनिट है। क्वेश्चन क्या था कि ये लेंथ की यूनिट है या टाइम की, सेक लग का देख के बच्चों ने इसको टाइम की यूनिट बता दिया और गलत मार्क कर दिया, ठीक। तो हमें पारसेक मतलब पैरालैक्टिक सेकंड, पैरालैक्टिक सेकंड बोलते हैं इसकी फुल फॉर्म। तो 1 पैरालैक्टिक सेकंड इज इक्वल टू 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है। और ये अगर डेफिनेशन की बात करें तो पारसेक इज द डिस्टेंस एट विच द एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ, एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट सबटेंड एन एंगल ऑफ 1 आर्क सेकेंड। अभी नहीं समझ आया होगा, समझिए इस तरह से। जब हम एवरेज रेडियस की बात करें, यानी कि अर्थ और सन के बीच के डिस्टेंस की बात करें, अर्थ और सन के बीच के डिस्टेंस की बात करें, तो ये हमारा सन हो गया, ये हमारी अर्थ हो गई। तो ये कितना है भाई? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है ये। अब इससे एंगल सबटेंड करें एक पॉइंट पर जो कि 1 सेकंड का एंगल हो, इस एंगल की वैल्यू हो 1 सेकंड। अभी कन्वर्जन देखेंगे बच्चों। एसआई यूनिट जो होती है हमारी रेडियन होती है एंगल की, रेडियन से हमारा डिग्री और डिग्री से सेकंड, ये कन्वर्जन करना भी सीखेंगे, ठीक। और इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है। हमारी एनसीईआरटी जो सीबीएसई की बुक है उसमें दिया हुआ है, वो सारे एग्जाम्पल्स हमें सॉल्व करने हैं। तो 1 सेकंड का मतलब है 1 सेकंड एंगल सबटेंड किया और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। देखो ये जो आर्क आएगा, ये वाला आर्क जो आएगा, ये हमारा वर्न पैरालैक्टिक होगा। कैसे? तो अगर हम थीटा 1 सेकंड रखें, थीटा 1 सेकंड रखें तो आर्क कितना है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और रेडियस r, दैट मीन्स किसके बराबर होगा ये? r हो जाएगा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइड बाय 1 सेकंड। इन दोनों को एसआई में कन्वर्ट करके लिखेंगे। एसआई में मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को कन्वर्ट करेंगे मीटर में और सेकंड को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। जब ये डिवीजन करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी, ठीक। तो दैट इज सेड टू बी 1 पारसेक। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। अब आगे की बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ मास। तो ये सब लेंथ की बातें हो गई, लेंथ मेजरमेंट की बातें हो गई, काफ़ी डिस्कशन हो गया वैसे, ठीक। अब मास मेजर करते हैं, चलो। देखिए मास की एसआई यूनिट तो आप जानते ही हो, किलोग्राम होती है। एक्चुअली मास की भी टाइप होती है कि 2 टाइप का हम मास मेजर करते हैं, 2 टाइप का मास मेजर करते हैं, 2 टाइप्स ऑफ मास। पहले हम लिख देते हैं मेजरमेंट ऑफ मास। मास को मेजर करने जा रहे हैं तो 2 तरह का मास होता है। एक होता है हमारा इनर्शियल मास, दूसरा होता है ग्रेविटेशनल मास। तो ज़्यादातर हम ग्रेविटेशनल मास की ही बात करेंगे यहाँ फिजिक्स में।
लेकिन जान लेते हैं इनर्शियल मास भी क्या होता है। ठीक। अच्छा, एक्चुअली मास की अगर हम बात करें तो बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़े तक का मास हम मेज़र कर सकते हैं। जैसे ये देखा गया कि एक इलेक्ट्रॉन का मास हमने मेज़र किया हुआ है, दैट इज़ 10⁻³ kg इलेक्ट्रॉन का मास है ये। और पूरे यूनिवर्स का मास भी एक्सपेक्टेड मास है 10⁻55 kg, ये यूनिवर्स का मास है। तो ये रेंज है, रेंज किसकी है भाई? मास की रेंज है। ठीक, इस बात को भी नोट कर लेना, मास की रेंज यहाँ से यहाँ तक होती है। अब वापस आते हैं इनर्शियल मास पर। तो इनर्शियल मास की अगर मैं बात करूँ, इनर्शियल मास कैसे मेज़र करते हैं? एक हमने पेन ले लिया और उसमें जो है इस तरह से हमने प्लेट लगा ली, एक प्लेट लगा ली, प्लेट, और उसको फिक्स कर लिया कहीं दीवार के साथ, लेट्स सपोज फिक्स्ड हो गई। और पेन को लिया और उसमें जो है यहाँ हमने एक मास रख दिया m। हम कहेंगे कि हम m1 रख रहे हैं, चलो ठीक है। अब हमने इसको ऐसे प्लग किया, ऐसे प्लग किया तो ये ऑसिलेट करेगी। आपके पास लोहे का स्केल होगा, देखो लोहे का स्केल मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हम इसके एक पार्ट को यहाँ फिक्स कर दें और इस तरह से वाइब्रेट कराएं, फिक्स कर दें और ऐसे वाइब्रेट कराएंगे तो ये जो है वाइब्रेट करेगी, अगर यहाँ पर फिक्सिंग ठीक से हो रखी है तो। हमने क्या किया, इसमें यहाँ पर एक मास को रख लिया m1 और इसको वाइब्रेट कराया, वाइब्रेट कराया तो ये वाइब्रेट करेगी। तो इसका कुछ टाइम पीरियड होगा भाई ऑसिलेशन का। तो जो मास होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम पीरियड के स्क्वायर के। तो पहले m1 मास रखा जो कि नॉन था, उसका टाइम पीरियड निकाल लिया, t1 का स्क्वायर मान लिया, t1 टाइम पीरियड आया, m1 मास जो कि नॉन था। फिर दूसरा मास रख लिया m2 जिसका टाइम पीरियड आया t2 स्क्वायर, t2 उसका टाइम आया तो t2 स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसका रेशो ले लिया, m1 डिवाइड बाई m2 इज इक्वल टू t1 स्क्वायर अपॉन t2 का स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला बन गया इनर्शियल मास लेने के लिए। कैसे? अगर हमें m1 की वैल्यू में पता हो तो हम t1 t2 की वैल्यू निकाल लेंगे और इस एक्सपेरिमेंट से, और m2 हमें मिल जाएगा। दैट मीन्स इनिशियल मास मिल जाएगा किसी दूसरी बॉडी का। एक बॉडी तो हमें स्टैंडर्ड जरूर चाहिए होगी जिसका मास हमें ऑलरेडी पता हो, ठीक, और हम अपना मेजरमेंट कर सकते हैं, अपना मास कैलकुलेट कर सकते हैं। अगली बात करें अगर हम ग्रेविटेशनल मास की, तो दैट इज़ वेरी सिंपल। ये वही तराजू है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें तोलते रहते हैं और इस तराजू से तोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर मास रख दो m1 जो कि नॉन है, m2 जो अननोन है। मेज़र करना है, इस पर ग्रेविटी लग रही है, ग्रेविटी लगेगी कि नहीं लगेगी? नीचे की तरफ लगती है, और ये ग्रेविटी एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। क्यों कैंसिल कर देगी? ये ग्रेविटी का इफेक्ट कैसे आ रहा है? ऐसा, इसका इफेक्ट ऐसा, तो दोनों कैसे हैं? एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और m1 किसके बराबर? m2 के बराबर। तो यहाँ पर हम क्या निकाल लेंगे? ग्रेविटेशनल मास। तो जो तराजू से तोलते हैं ना, वो क्या तोलते हैं हम? ग्रेविटेशनल मास तोलते हैं, ठीक। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा, रेंज भी क्लियर, इनिशियल मास, ग्रेविटेशनल मास, दोनों पॉइंट्स क्लियर हैं। अब कुछ और चीज़ें, एक और छोटा सा मैं डिस्कशन करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। एक छोटी सी यूनिट बनाई गई थी AMU जिसको बोला गया था, एटॉमिक मास यूनिट। वो मास की यूनिट थी, एटॉमिक मास यूनिट, मास की यूनिट थी एटॉमिक मास यूनिट इज द यूनिट ऑफ मास।
इसके बारे में पढ़ते हैं भाई। ठीक, इसको शॉर्ट फॉर्म में AMU भी बोला जाता था। अब तो और छोटा कर दिया इसको, अब बोला जाता है केवल यूनिट, सिर्फ U बोला जाता है, एटॉमिक मास यूनिट और AMU और यूनिट। अब इसको और छोटा करके केवल यूनिट बोलते हैं। एक्चुअली इसकी 1 AMU यानी कि 1 यूनिट जो होता है वो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। अब बच्चों पहली बात तो ये कि इस यूनिट को बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी, क्यों इस यूनिट को बनाया गया। तो इस बात का आंसर है कि हम अपने मेज़रमेंट्स को कंफर्टेबली मेज़र करने के लिए कुछ यूनिट्स बना लेते हैं। जैसे हम बाज़ार में जाते हैं सोना खरीदने के लिए, सोना गोल्ड की चेन बनवाने के लिए जाते हैं, तो कोई किलो 2 किलो में खरीदता है? नहीं खरीदता कोई भी। भाई 2 तोले 3 तोले की चेन बना दो, इतनी तो बात होती है। तो 1 तोला मतलब 10 ग्राम, 2 तोला 20 ग्राम, 3 तोला 30 ग्राम। अगर 1, 2, 3 तोले की बात हो रही है तो हम किलो की बात क्यों करें। तो एक कंफर्टेबल मतलब एक हमारी यूज टू यूनिट हमने बना ली, दैट इज़ जो कि उस ग्राम को मेजर बताए, मतलब 1 तोला 2 तोला जो हम यूजुअली बनाते जा रहे हैं, जिस यूनिट में हम चीज़ों को बनाना चाह रहे हैं। तो हम बोलते हैं कि भाई 1 तोला सोना दे दो, 2 तोला सोना दे दो, तो हमने एक यूनिट तैयार कर लिया अलग से उसके लिए। इसी तरह से जब छोटे छोटे मास मेजर होते हैं, मतलब मास ऑफ द एटम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, जब इन सभी मास को मेज़र करने की बात आती है तो वो बहुत छोटे होते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बताया 10⁻⁻30 kg होता है, ये इस ऑर्डर में हमें मिलता है। एक्चुअल तो ये 9.1 इंटू 10⁻⁻31 होता है। तो लेकिन अगर हम बात करें एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की, तो बहुत छोटी यूनिट हमने इसलिए बनाई, समझिए, क्योंकि हम बहुत छोटी मेजरमेंट करने वाले हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हम मेज़र करने वाले हैं। और एक्चुअली जब इसको बनाया गया उस समय पर जो है ये डिसाइड किया गया कि भाई एक काम करते हैं, एक हाइड्रोजन एटम जिसके पास एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको ले लेते हैं, इसको स्टैंडर्ड ले लेते हैं और इसका जो मास है इसको स्टैंडर्डाइज करके बाकी के मास मेज़र करेंगे। शुरू में जो किया गया था, शुरू में ये डिसाइड हुआ था, लेकिन बाद में देखा गया कि इसकी अबाउंडेंसी कम है, ये कम एलिमेंट दूसरे कम एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड बनाता है। एक्चुअली फिर बाद में डिसाइड किया गया कि कार्बन जो 12 है ये जो है बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स के साथ कंबाइंड मिलता है, इसकी अबाउंडेंसी ज़्यादा है। तो फिर डिसाइड किया गया कि भाई C12 ले लेते हैं और इसके मास को डिवाइड कर लेंगे बाय 12, दैट मीन्स मास ऑफ कार्बन 12 डिवाइड बाय 12, जो कि हाइड्रोजन के मास के ही बराबर है, लेकिन स्टैंडर्डाइजेशन इससे रखा गया। ठीक, और एक इसी को हम जो है एक यूनिट बोलने लग गए। इसी को हमने क्या बोला, 1 यूनिट, एंड दैट इज 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो एक हमारी नई यूनिट बन के आ गई, एटॉमिक मास यूनिट, एंड दैट इज द यूनिट ऑफ मास। ठीक है, यहाँ तक हम मेजरमेंट करते हैं, मास मेजर कर लेते हैं। अब बात करते हैं टाइम की, मेजरमेंट ऑफ टाइम। नोट कीजिए, ये सब बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हमें ये आनी चाहिए भाई, हमें आएंगी तभी न्यूमेरिकल बनेंगे। पता पड़ी हम थ्योरी में ही उलझ गए, वो उसने कुछ ऐसा वर्ड बता दिया जो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, सुना ही नहीं, तो हमें नहीं आएगा। ठीक, अब बात करते हैं टाइम की। तो टाइम की जो रेंज है, टाइम की जो रेंज है वो हाफ लाइफ ऑफ डबल बीटा डीके, मेजरमेंट ऑफ टाइम बात करते हैं। और इसकी जो रेंज है
वो हाफ लाइफ ऑफ डबल बीटा डिके जो कि होता है 10⁻27 सेकेंड। इतना ज़्यादा टाइम लेता है बीटा पार्टिकल डिके होने में, वो भी हाफ लाइफ। और ये जाती है रेंज 10⁻27 सेकेंड तक, जो कि होती है लीस्ट स्टेबल पार्टिकल। लाइफ टाइम ठीक है। और कुछ तरीके हैं इसको मेज़र करने के। तो सबसे पहले पेंडुलम के थ्रू हमने मेज़र किया था। पेंडुलम के थ्रू हमने टाइम पीरियड निकाला था। जैसे हमने ये 1 मीटर का पेंडुलम बनाया था बॉब के साथ, हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया था, T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L/G, और एक्चुअली ये T 2π√L/G फॉर्मूला होता है। तो जब हमने इसको 1 मीटर का लेंथ रखा था ना, और स्टैंडर्ड ग्रेविटी लगी हुई थी 9.8 मीटर पर सेकेंड, तो इसका एक कंप्लीट ऑसिलेशन जो है वो उसका टाइम आया था 2 सेकेंड। कंप्लीट ऑसिलेशन का टाइम 2 सेकेंड आया था, यानी कि हाफ ऑसिलेशन 1 सेकेंड में करता है। 1 मीटर की लेंथ का जो पेंडुलम है अपना हाफ ऑसिलेशन 1 सेकेंड में करता है। तो इससे हमने एक यूनिट बना ली थी, दैट इज सेकेंड, विच इज बाय यूजिंग पेंडुलम। इसके अलावा और भी छोटी छोटी यूनिट बनाई गई, जैसे क्वार्क क्रिस्टल क्लॉक, ये भी पढ़ने में आएगी। आप कहीं कहीं जो है इसके बारे में देखोगे, लिखा हुआ है आपकी बुक में, क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक। इससे भी जो है टाइम को मेज़र किया गया। इसके बाद जो है तीसरा हम लिखते हैं एटॉमिक क्लॉक। एटॉमिक क्लॉक बनाई गई। चौथा डिके ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। एंड द लास्ट वन इज, यही लिख देते हैं चलिए, रेडियो एक्टिव डेटिंग। ठीक, तो ये बात हो गई टाइम की, उसकी रेंज की। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एरर्स के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, कम हेयर एंड सी। अब हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी के। बहुत इजी से न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत छोटा छोटा सा कंसेप्ट है। बस कई बार ये छोटी चीज़ें भी हमारी दिमाग में नहीं आती, हम नहीं जानते तो हम न्यूमेरिकल नहीं लगा पाते हैं और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। नीट वालों के तो यही छोटे छोटे पार्ट, यही जो है चीज़ें पूछी जाती हैं पेपर में। तो बात करते हैं कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री 1 मिनट एंड 1 सेकेंड को। देखिए, जब हम फॉर्मूला लगाते हैं, आर्क अपॉन रेडियस लगाते हैं, tan थीटा = लगाते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वहाँ जो हमारा एंगल है आर्क अपॉन रेडियस वाले फॉर्मूले में, दैट इज थीटा = आर्क अपॉन रेडियस। यहाँ पर थीटा जो है हमें रेडियन में पुट करना होता है। तो रेडियन क्या है, एसआई यूनिट है, और इसीलिए हम एसआई यूनिट में जाते हैं और रेडियन में उसको पुट करते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट है ये। अब देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। 360 डिग्री 2π रेडियन के बराबर होता है। यहाँ देखिए ये पूरा सर्कल ऐसे घुमा हुआ है, दैट मीन्स ये 360 डिग्री है, और ये 2π भी है। आप जानते भी होंगे शायद इस बारे में। तो 1 डिग्री हो गया हमारा π/180, और पाई की वैल्यू 22/7 पुट करेंगे और 180 से डिवाइड करेंगे तो इतना वैल्यू आएगा हमारा। और हमें याद कर लेनी है 1.742 × 10⁻² रेडियन, क्योंकि फिर अगर कैलकुलेशन करने में उलझ गए तो टाइम निकल जाएगा।
इसीलिए टाइम बचाने के लिए हम इसको याद कर लेंगे कि 1 डिग्री में इतना रेडियन होता है। अब 60 मिनट्स जो हैं वो 1 डिग्री के बराबर होते हैं, तो इसीलिए हम 1 डिग्री को 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा रेडियन में, और विच इज़ इक्वल टू 1 मिनट। मिनट का साइन है, देखो ये एक बार ऐसे लगाया हुआ है ऊपर, ये 1 मिनट होता है। अब 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 मिनट। अगेन हम 1 सेकेंड की वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो 1 मिनट डिवाइड बाय 60 कर देंगे और फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए इनको, ठीक है। तो हम 1 मिनट में इतने रेडियन होते हैं, 1 सेकंड में इतने रेडियन होते हैं। ये वैल्यूज़ तीनों हमें याद होनी चाहिए ताकि हम अपने फॉर्मूले में तुरंत से लगाएं इनको और तुरंत से आंसर ले लें। अब इसका देखो समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैंने यहाँ लिया है। द सन एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी इतने सेकेंड, 1920 सेकेंड। तो अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ तो इसको ऐसे कर लेते हैं, देखिए ये सन है और इसका एंगुलर डायमीटर हमने मेजर किया हुआ है, दैट इज 1920 सेकेंड्स, एंड द डिस्टेंस d ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ ये हमारे पास है, यानी कि ये कैपिटल D है, ये भी कैपिटल D है, ये हमारे पास है वैल्यू। हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सन, ये वाला डायमीटर निकालना है। तो इसको स्मॉल d ले लेते हैं अगर ये डिस्टेंस कैपिटल D लिया है तो, ठीक। सीधा सीधा ये क्या हो जाएगा, आर्क यानी कि स्मॉल d अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल टू थीटा। तो स्मॉल d की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्मॉल d इज इक्वल टू थीटा इंटू कैपिटल D, और यही हमने किया है ऊपर। तो थीटा की वैल्यू निकाली, पहले इसको हमने इतने सेकंड से सीधे सीधे किससे कन्वर्ट कर लिया, रेडियन में। 4.85 इंटू 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई, और इसको हमने अब मल्टीप्लाई कर दिया थीटा की वैल्यू को डायमीटर के साथ, सॉरी डी कैपिटल D डिस्टेंस के साथ, और हमारा आंसर आ गया डायमीटर। ये हमने डायमीटर निकाल लिया जो कि डायमीटर ऑफ द सन होगा। आई होप ये दोनों न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे और आपको रेडियन में बदलना भी आ गया होगा। मेन कॉन्सेप्ट क्या था, रेडियन में कैसे बदलते हैं, कैसे जो है फॉर्मूले में लगाते हैं वैल्यूज़ को, ठीक। अब एक चीज़ और हम पढ़ते हैं, कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बच्चों, लेकिन अगर हम एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे ना तो हमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी अगर वो चीज़ हम नहीं पढ़ेंगे तो, इसीलिए हम उसको पढ़ लेते हैं। वैसे तो केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है वो, केमिस्ट्री में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फिज़िक्स में इतना नहीं है, फिर भी हम उसको यहाँ पढ़ लेते हैं। देखो एवोगैड्रो लॉ के बारे में आप लोग जानते होंगे, सब जानते हैं एवोगैड्रो लॉ के बारे में। क्या है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस एट standard temperature and pressure contain equal number of molecules। यही है भाई एवोगैड्रो लॉ। ये मेथड जो है, हम इस मेथड को अप्लाई करते हैं जस्ट टू फाइंड स्मॉल डिस्टेंसेस, और ये भी इनडायरेक्ट मेथड में आता है, इनडायरेक्ट मेथड टू फाइंड स्मॉल डिस्टेंसेस। यहाँ लिख देते हैं हम इनडायरेक्ट मेथड टू फाइंड स्मॉल डिस्टेंसेस, इनडायरेक्ट मेथड। जिस तरह से ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल का हमने साइज मेजर किया था, तो ये भी कुछ उसी तरह से इनडायरेक्ट मेथड है जस्ट टू मेजर द साइज ऑफ ए मॉलिक्यूल।
और एक्चुअली ये एवोगैड्रो के एक हाइपोथेसिस से रिलेटेड है। ये तो एवोगैड्रो लॉ हो गया, अब एक एवोगैड्रो ने हाइपोथेसिस भी दिया था। तो जो एवोगैड्रो का हाइपोथेसिस था बच्चों, वो क्या था, समझिए उस बात को। उन्होंने बताया था कि अगर हमने एक कंटेनर में कोई गैस ले ली, लेट्स सपोज कोई गैस ले ली, ठीक, तो वो गैस लेट्स सपोज ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो आप ध्यान से देखना इन मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ गैप बच जाता है। अगर मैं थोड़ा बड़ा सा बनाऊं तो ये इस तरह से बनेगा। ये 3 मॉलिक्यूल मैंने बनाए, तो यहाँ पर जो है ना ये थोड़ा सा गैप, ये जो मैंने डार्क कर दिया है ना, ये गैप बच जाता है। तो एवोगैड्रो ने इसका एक हाइपोथेसिस दिया था। उन्होंने बताया था कि जो वॉल्यूम खाली रह जाता है ना, या हम कहते हैं जो इसमें फील्ड वॉल्यूम होता है, यानी कि इस कंटेनर का वॉल्यूम लेट्स सपोज अगर V है, तो इसका 2/3 V मॉलिक्यूल्स ने घेर रखा होगा। समझिए बात को, इसका अगर पूरे का वॉल्यूम V है, तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे ना, उसने 2/3 वॉल्यूम इसका घेर रखा होगा और 1/3 इसका खाली होगा, स्पेस बच जाएगा, खाली मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह बच जाएगी। ये हमारा एवोगैड्रो हाइपोथेसिस है। इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए साइज ऑफ द मॉलिक्यूल का साइज मेजर करने के लिए इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, तो एवोगैड्रो का हाइपोथेसिस आप लिखना चाहो तो लिख लीजिए। The molecules of the gas contain 2/3 V volume of the gas। ठीक, इतना वॉल्यूम गैस में मॉलिक्यूल्स ने कवर किया होगा, बाकी में स्पेस होगा, खाली जगह होगी। ठीक है, इस हाइपोथेसिस का हम यहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं। अच्छा, अब एक चीज़ और वो भी आप जानते हो, क्लास 9th का कॉन्सेप्ट है वो, कैपिटल एम अगर मैंने लिया मॉलिक्यूलर मास, कैपिटल एम मैंने ले लिया मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, स्मॉल एम हमने ले लिया मास ऑफ जितनी भी गैस हमने ली है, जितनी भी गैस हमने कंटेनर में ली है, ये उसका मास है, स्मॉल एम। ठीक, अब देखिए मॉलिक्यूलर मास ग्राम में है, ये कैपिटल एम इज द मॉलिक्यूलर मास और स्मॉल एम क्या हो जाएगा, ग्राम में मास ऑफ द गैस। तो कैपिटल एम यानी कि मॉलिक्यूलर मास ग्राम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रखेगा, एम कैपिटल एम ग्राम ऑफ गैस हैव एवोगैड्रो नंबर कैपिटल एन, इसके बारे में भी सब जानते हैं। ठीक है, 6.022 इंटू 10⁻23 इसकी वैल्यू होती है। तो कैपिटल एम ग्राम अगर हम गैस लेंगे तो उसमें इतने एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो यानी कि 1 ग्राम अगर हम गैस ले लें, 1 ग्राम गैस ले लें तो उसमें कैपिटल एन अपॉन कैपिटल एम मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। समझ गए यहाँ तक? और अगर हम स्मॉल एम ग्राम ऑफ गैस ले लें तो उसमें हो जाएंगे
स्मॉल m इंटू कैपिटल N अपॉन कैपिटल M मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे अगर हमने m ग्राम गैस ले ली है तो। हमारे पास ग्राम में वेट है गैस का, ठीक। अगर हमने m ग्राम गैस ली तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें हो जाएंगे। दैट मीन्स उनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इतने मॉलिक्यूल्स हैं और 4/3 स्पेरिकल शेप में है, बिल्कुल सारे मॉलिक्यूल्स 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम होता है स्पेयर का, इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इतना वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इतना वॉल्यूम हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स का हो जाएगा, जो कि किसके बराबर है, 2/3 ऑफ नेट वॉल्यूम के बराबर है। नेट वॉल्यूम के बराबर है, 2/3 ऑफ नेट वॉल्यूम के बराबर है। अब इसको आगे अगर फॉरवर्ड करें, 2/3 वॉल्यूम क्या होता है, मास ओवर डेंसिटी, इधर हो जाएगा मास देखिए अब 2 से ये 2 ज़ार चला गया और 3 कैंसिल हो गया, ठीक। मास से मास को कैंसिल कर दीजिए, आर की वैल्यू निकालिए अब क्या आएगी, तो आ गया r³ इजिकल टू, उधर क्या बचा 1/ρ, इधर क्या बचा n/m और 2 भी बचा और पाई भी बचा, तो m तो ऊपर चला जाएगा, 2πn नीचे आ जाएगा, 2π कैपिटल N, यानी कि एवोगैड्रो नंबर। ये हमारा हो गया रेडियस ऑफ द स्पेयर, वो वाला स्पेयर जो मॉलिक्यूल है, रेडियस ऑफ द मॉलिक्यूल। तो R की वैल्यू जो आएगी वो 1/ρ 2π कैपिटल N कैपिटल M, और इसकी 1/3। तो ये हमारा रेडियस ऑफ द मॉलिक्यूल होता है, दैट इज सेड टू बी रेडियस ऑफ द मॉलिक्यूल। इसका हम इस्तेमाल कर लेंगे, एंड दैट इज कैलकुलेटेड बाय एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, ठीक है। तो इसको नोट करिए, फिर आगे पढ़ते हैं और एरर पर आ जाते हैं हम। एरर एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे सिलेबस का, उस पर काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन में, काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक। आई होप नोट कर लिया होगा। देखिए एरर से पहले हम एक चीज़ और जानते हैं, एक्यूरेसी क्या होती है। एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन, ये जो दो वर्ड हैं इनका मीनिंग समझते हैं। एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन, अगर डेफिनेशन की बात करें, तो एक्यूरेसी इन मेजरमेंट हाउ क्लोज is measured value how close is measured value to true value, ट्रू वैल्यू के कितने नज़दीक हमारी मेजर्ड वैल्यू आती है, उसको हम बोलेंगे कि वो वैल्यू हमारी कैसी आई, एक्यूरेट आई। कहाँ, किसी एक्सपेरिमेंट में अगर हमने कोई रिज़ल्ट निकाला, कोई वैल्यू मेज़र की, कोई लेंथ मेज़र की, जो कि ट्रू वैल्यू, जो उसकी सही में लेंथ है उसके आसपास आती है, तो हमारा रिज़ल्ट कैसा है, एक्यूरेट है। प्रिसाइज का क्या मतलब है, प्रिसाइज का मतलब है प्रिसीशन क्या कहता है हमें, प्रिसीशन टेल अस
टू व्हाट रेजोल्यूशन द क्वालिटी इज मेजर्ड। प्रिसीशन, टेल अस टू व्हाट resolution the quality is measured। किस रेजोल्यूशन तक, कितना क्लियरली हमने मेजरमेंट लिया, किस रेजोल्यूशन तक हमने मेजरमेंट लिया। अब इस बात को देखो, ध्यान से समझिए। एक रिंग बनाते हैं हम, ये वो वाली रिंग है जिसमें हम गन से निशाना लगाते हैं, कुछ इसी तरह की होती है, बीच में सेंटर होता है और इस तरह से जो है चारों तरफ वो फैला होता है। तो अगर हम निशाना लगाते हैं, कुछ निशाने यहाँ लगे, डॉट्स दिखाई पड़ रहे होंगे आपको, थोड़ा सा डार्क बना देते हैं इनको हम। ये हमने कुछ निशाने लगाए और दूसरे किसी बच्चे ने यहाँ पर निशाने लगाए। अब देखिए, ये जो सारी वैल्यूज़ होंगी, ये सब कैसी हैं? नियरर टू ट्रू वैल्यूज़। ट्रू वैल्यू कहाँ है? इसके अंदर, इसके नज़दीक होंगी, तो इसीलिए इनको हम एक्यूरेट वैल्यू बोलते हैं। लेकिन ये जो वैल्यूज़ हैं, ये वाली, ये वैल्यूज़ क्या हैं? ये ट्रू वैल्यू के नज़दीक नहीं हैं, लेकिन इनका रिजोल्यूशन बहुत कम है, रिजोल्यूशन की क्वालिटी बहुत अच्छी है। दैट मीन्स एक ही पॉइंट पर बार बार निशाना लगाया गया है। ठीक, तो इनको हम बोल देंगे प्रिसाइज वैल्यूज़ और इनको बोलते हैं एक्यूरेट वैल्यूज़। बात समझ आ गई? अब इसके बाद बात करें एरर की। इसके बाद बात करते हैं एरर की। तो एरर क्या होता है? एरर होता है डिफरेंस इन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो डिफरेंस क्या है? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू में से अगर हम मेजर्ड वैल्यू को हटा देते हैं तो हमें मिलती है एरर। ठीक, तो हमें एरर का पता लग जाता है। और एरर को लेट्स सपोज डेल्टा ए हम लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू ए ट्रू वैल्यू माइनस ए वन वैल्यू। ए वन क्या है? मेजर्ड वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू है और ये हमारी एरर है किसी एक मेज़रमेंट में। फॉर एग्जांपल, हम अगर एक लेंथ मेज़र कर रहे हैं, इस लेंथ को मेज़र कर रहे हैं, तो इसकी जो लेंथ है वो ए ट्रू है और इसको हमने ए वन मेज़र किया, तो डिफरेंस ये आया एंड दैट इज सेड टू बी द एरर इन मेज़रमेंट। अब एरर कितने तरह की होती हैं उसकी बात करते हैं, कुछ टाइप की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आएंगे टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर में सबसे पहला जो है दैट इज सिस्टमैटिक एरर। टाइप्स ऑफ एरर में पहला है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर में देखिए बच्चों, पहला होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर, एक एक करके इनको समझेंगे फिर। दूसरा होता है पर्सनल एरर, पर्सनल एरर। तीसरा हमारा लीस्ट काउंट एरर। पहले इन तीनों को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद और बात करेंगे। देखिए, इंस्ट्रूमेंटल एरर का क्या मतलब है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में ही कुछ खराबी है, तो हम मेज़रमेंट लेने जाएंगे तो हमारा एरर आएगा, एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आएगा। इंस्ट्रूमेंट में बनाते समय कुछ खराबी हो गई, उसमें स्केलिंग गलत हो गई, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कोई फॉल्ट हो गया, तो हम उसको कहेंगे कि उसमें इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गई और इंस्ट्रूमेंटल एरर के कारण हमारा
एक्यूरेसी नहीं आएगी, हमारा रिजल्ट सही नहीं आएगा, उसमें एरर आएगा। ठीक। दूसरा पर्सनल एरर। पर्सनल एरर से मतलब है कि पर्सन टू पर्सन वेरी हो जाने वाली एरर्स। पर्सन टू पर्सन वेरी हो जाने वाली एरर्स का मतलब क्या है कि जैसे हम एक लेंथ मेज़र कर रहे हैं, ये हम लेंथ मेज़र करना चाहते हैं, ठीक है, और इस लेंथ में अगर हमने एक पॉइंट मेज़र किया, लेट्स सपोज इस पेंसिल की लेंथ मेज़र कर रहे हैं स्केल से, और इसकी लेंथ 2.5 सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर है। तो हमारी जो स्केलिंग है, अगर एग्जैक्ट हम ट्रू वैल्यू की बात करें तो 2.5 है। अब एक बच्चे ने क्या किया, यहाँ से इसको ऑब्ज़र्व किया, यहाँ से ऑब्ज़र्व किया तो उसको रीडिंग ये वाली मिलेगी, और ये है 2.4, वो आंसर देगा हमें 2.4 सेंटीमीटर। एक बच्चा जिसने यहाँ से इसको देखा, वो इसका आंसर 2.6 बताएगा, लेकिन एग्जैक्ट आंसर कहाँ है, एग्जैक्ट यहाँ है, जब बिल्कुल इसके जस्ट ऊपर से ऑब्जर्वेशन ली जाए इस तरह से, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता लगेगी कि क्या वैल्यू है एग्जैक्ट, दैट इज़ 2.5। तो यहाँ 3 बच्चे और तीनों ने अलग अलग वैल्यूज़ हमें बताई, और इस तरीके से पर्सन टू पर्सन वेरी हो जाती हैं हमारी एरर्स। हमारी ऑब्जर्वेशन का तरीका, हमारा केयरलेसनेस बिहेवियर, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं कि एक पर्सन किस तरह से किस एक्सपेरिमेंट को कर रहा है, दैट इज सेड टू बी पर्सनल एरर। अब बात करेंगे नेक्स्ट, दैट इज लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर, लीस्ट काउंट हमने बताया था आपको, वैसे हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम इस वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कैलकुलेट करेंगे, स्क्रू गोज का लीस्ट काउंट कैलकुलेट करेंगे, तो काफ़ी डिटेल में जाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम यहाँ आइडिया ले लेते हैं। देखिए लीस्ट काउंट एरर से क्या मतलब है। अगर हम स्केल की बात करें, जो नॉर्मल हमारे घर में स्केल हम यूज़ करते हैं, तो उसकी स्केलिंग जो है वो ये डिविजन्स होते हैं 0, 1, 2, 3, ये तो सेंटीमीटर वाले डिविजन्स हैं, और इसके भी 10 डिविजन्स इसके बीच में आ जाते हैं, 0 और 1 के बीच में 10 डिविजन्स आ गए। तो यानी कि सबसे छोटी वैल्यू जो मेज़र की जा सकती है एक्यूरेटली वो है 1 mm। तो मीटर स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है डेट इज़ 1 mm। 1 mm तक हम एक्यूरेटली मेज़र कर सकते हैं। इसका मतलब इसका जो लीस्ट काउंट है 1 mm, और अगर हम मेज़रमेंट लेते हैं, लेट्स सपोज यहाँ ये 0 पॉइंट है और ये 1 पॉइंट है, सेंटीमीटर में है ये, तो इसमें 10 डिविजन्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ ये 10। ठीक, हमने 10 डिविजन्स बना लिए। अब देखिए अगर इस बीच में ये कितना डिस्टेंस है भाई, ये कितना है 1 mm। इस बीच में अगर हमारा पॉइंटर आता है, दैट मीन्स ये पेंसिल की लेंथ हम मेज़र करने वाले हैं, और पेंसिल का पॉइंटर यहाँ आता है, यानी कि इस बीच में, दैट मीन्स हम पेंसिल की लेंथ मेज़र कर रहे हैं 0, ये यहाँ पॉइंट कौन सा हुआ 0.8 और ये 0.9, तो 0.8 और 0.9, 0.8 एंड 0.9 सेंटीमीटर इस बीच में रीडिंग अगर आ रही है, तो हम एक्यूरेटली नहीं बता पा रहे कि ये 0.81 है, 0.82 है, 0.83 है, 0.84 है, 0.85 है या 0.9 है इन सेंटीमीटर्स। तो जितनी हमारा लीस्ट काउंट होगी उतना ही उसमें मैक्सिमम परमिसेबल एरर बन जाता है, उतनी ही एरर आने के चांसेस बन जाते हैं जो हमारा लीस्ट काउंट होता है। इसीलिए हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे बनाए हैं जिनका लीस्ट काउंट और बढ़ा लिया है। बढ़ा लिया से मतलब नेगेटिव में बढ़ा लिया, यानी कि कम कर लिया है। लीस्ट काउंट 10⁻⁻⁴ कर लिया है, 10⁻⁵ मीटर कर लिया है।
दैट मीन्स जितना लीस्ट काउंट कम होता जाएगा उतना ही हमारी एरर के चांसेस भी कम होते चले जाएंगे। ठीक है, तो लीस्ट काउंट एरर का मतलब है कि इस अगर मीटर स्केल से कोई मेजरमेंट लेते हो तो 1 mm तक का एरर उसमें आ सकता है। ठीक, एंड दैट इज सेड टू बी लीस्ट काउंट एरर। समझ आ गया होगा आपको लीस्ट काउंट एरर भी। उसके बाद हम बात करते हैं रैंडम एरर। रैंडम एरर का क्या मतलब है कि रैंडमली कोई एरर आ जाना, रैंडमली कोई एरर आ जाना हमारी मेजरमेंट में। रैंडमली मतलब इनमें से कुछ भी हो जाए, इंस्ट्रूमेंट गलत हो जाए, पर्सनल, हर बार हम जब मेजरमेंट ले रहे हैं कुछ ना कुछ गलती बार बार कर ले रहे हैं, रैंडमली कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं। मान लिया एक लेंथ हमने मेज़र की, इस मार्कर की लेंथ मेज़र की, तो मैंने 4 बार मेज़र की और चारों बार मैंने कुछ ना कुछ गलती कर दी, या तो इंस्ट्रूमेंटल मिस्टेक हो गई, या मेरी पर्सनल एरर होगी, या लीस्ट काउंट एरर होगी, वॉट एवर भी। तो रैंडमली मैंने कुछ भी उसमें टाइप ऑफ एरर दे दी, तो उसको हम बोलते हैं रैंडम एरर। और रैंडम एरर को हटाया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है बाय टेकिंग मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन कैन रिड्यूस द रैंडम एरर। रैंडम एरर को हमारी ऑब्जर्वेशन का मीन खत्म कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। और मीन सब जानते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा मीन होता है। फॉर एग्जांपल A1 A2 A3 अप टू AN ऑब्जर्वेशन ली, डिवाइड बाई n करेंगे तो ये A मीन आ जाता है बच्चों। इस तरीके से हम अपनी मेजर्ड वैल्यूज़ में से रैंडम एरर को हटा सकते हैं बाय टेकिंग द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब आगे बढ़ें। ये हमारी होगी टाइप ऑफ एरर। एक टाइप और है, दैट इज ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर मतलब ये एक्चुअली ऑब्जर्वर की केयरलेसनेस के कारण आती है। ऑब्जर्वर ने लापरवाही से कोई मेजरमेंट लिया, ठीक, और ग्रॉस एरर बना ली। इस केस में इसको रिड्यूस किया जा सकता है जब हमारा ऑब्जर्वर अलर्ट हो, ठीक है, अपनी मेजरमेंट्स को सेंसिटिवली ले रहा है, अलर्ट है, ब्रेन उसका अलर्ट है, तो ग्रॉस एरर को हटाया भी जा सकता है क्योंकि वो उसकी केयरलेसनेस के कारण आई है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई टाइप्स ऑफ एरर्स। और इसके बाद एरर में एक हमारा क्वेश्चनेबल जो चीज़ें पूछी जाती हैं, जिस पर न्यूमेरिकल आता है एग्ज़ाम्स में, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, उस पर आते हैं अभी। जी, हम बात कर रहे थे एरर्स की, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। एरर हमें पता था क्या है। एरर हमने बताया था कि एरर होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, अब ट्रू वैल्यू हमने बताया था डेल्टा ए अगर एरर है मेजरमेंट में, दैट इज ए ट्रू वैल्यू माइनस A1 मेजर्ड वैल्यूज। ठीक, तो अगर एक एक्सपेरिमेंट में हम मेजर्ड वैल्यू A1 निकालते हैं और ट्रू वैल्यू AT है, तो डेल्टा ए, ये बहुत छोटी सी हमने इसको लिखा है, डेल्टा ए इज अ छोटी वैल्यू, स्मॉल वैल्यू, डेल्टा ए इज इक्वल टू ए ट्रू माइनस ए मेजर्ड वैल्यू। अच्छा, अब कुछ और टर्म्स जो रिलेटेड टू एरर हैं, जैसे कि एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर की बात करें तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है भाई? एब्सोल्यूट एरर अगर हम बात करें तो लेट्स सपोज एक मेजरमेंट लिया हमने A1 A2 A3 अप टू AN, n रीडिंग लिए हमने, एक लेंथ को मेज़र किया है, लेट्स सपोज ये लेंथ को हमने मेज़र किया है और उसकी n रीडिंग ली है। ठीक, तो हमारे पास एक वैल्यू होती है दैट इज़ ए ट्रू वैल्यू। तो ए ट्रू, पहले तो ए ट्रू वैल्यू हम कैसे निकालेंगे?
इन सभी ऑब्जर्वेशंस का मीन लेंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN डिवाइडेड बाय N, दैट इज सेड टू बी ट्रू वैल्यू। मीन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस हमारा ट्रू वैल्यू को बताएगा। ठीक, अब हमने निकालना है डेल्टा A1, डेल्टा A1 दैट इज A ट्रू वैल्यू माइनस A1, डेल्टा A2 A ट्रू वैल्यू माइनस A2, डेल्टा A3 A ट्रू वैल्यू माइनस A3 एंड डेल्टा AN A ट्रू वैल्यू माइनस AN। ठीक, तो ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं हमारी, ये हमारी एब्सोल्यूट एरर आ रही हैं, दैट इज सेड टू बी एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट। इस मेजरमेंट की एब्सोल्यूट एरर ये, इसकी ये और इसकी ये, ट्रू वैल्यू से माइनस करना है प्लस करना, हमारा क्या बताता है, हमारा बताता है एब्सोल्यूट एरर को। अब हम निकालते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट हम मीन एब्सोल्यूट एरर अगर हम निकालना चाहें तो इसका वंडा बनेगा A डेल्टा A मीन डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 अप टू डेल्टा AN डिवाइडेड बाय N। सेम वही मीन ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो हमने डेल्टा A मीन निकाल लिया, दैट मीन्स मीन एब्सोल्यूट एरर इज दिस। ठीक, इसके बाद एक पॉइंट आता है दैट इज फ्रैक्शनल एरर। और इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव एरर भी। तो फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर से क्या मतलब है कि डेल्टा A मीन अपॉन A ट्रू, ये हमारी होती है फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर। डेल्टा A मीन अपॉन A ट्रू, एक न्यूमेरिकल इसके बाद इस पर कर लेंगे, ये तो आपको सारी टर्म्स क्लियर हो जाएंगी उससे। उसके बाद आता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर का मतलब है डेल्टा A मीन अपॉन A ट्रू इंटू 100। ठीक, दैट मीन्स रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100 इज परसेंटेज एरर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ठीक, अब एक एग्जाम्पल है हमारा NCERT का, उसकी बात करते हैं। अब आप कहोगे सभी एग्जाम्पल क्यों डिस्कस किए जा रहे हैं? भैया एग्जाम्पल भी कर लेना, छोड़ना मत कुछ भी। NCERT के एग्जाम्पल, फिर बैक क्वेश्चंस, फिर हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे, IIT में नीट में आए हुए क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, तो हमारी कॉन्सेप्ट जो है हम शुरू से चल रहे हैं, बेसिक से चल रहे हैं और हायर तक स्टडी करेंगे, बेसिक से हायर तक स्टडी करेंगे। तो पहले हम बेसिक चीज़ों को क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद हायर चीज़ों पर चलेंगे। ठीक है, पता पड़ी बेसिक चीज़ें हमें आती नहीं और हम हायर चीज़ें पढ़ रहे हैं तो समझ नहीं आएगी। एक एग्जाम्पल है 2.7 NCERT में CBSE की, तो उसमें एक सिंपल पेंडुलम की मेजरमेंट ली गई। वी मेजर द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इन सक्सेसिव मेजरमेंट्स, द रीडिंग्स आउट टू बी। रीडिंग्स क्या क्या आई? 2.63, 2.56, 2.42, ये सब सेकंड में आई हैं भाई रीडिंग्स, टाइम पीरियड है ना। और 2.171, 2.80 ऑल केम इन सेकेंड्स। तो अब यहाँ हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एब्सोल्यूट एरर, ये वाली, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर निकालनी है इस क्वेश्चन में। ये रीडिंग्स हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड मेजर किया गया सिंपल पेंडुलम का, और ये रीडिंग्स आई, तो इसमें हमें निकालना है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो सबसे पहले यहाँ ये सारी मेजर्ड वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5, यानी कि A1 A2 A3 A4 A5, बिल्कुल इसी की तरह। फिर हम ट्रू वैल्यूज़ की बात करेंगे, तो सबसे पहले ट्रू वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी।
ठीक है, तो ए ट्रू निकाल लेते हैं भाई। ए ट्रू हो जाएगी हमारी सबका सम 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 डिवाइडेड बाय 5। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें ट्रू वैल्यू देती है, और ट्रू वैल्यू आती है हमारी अप्रोक्सीमेटली 2.62 सेकेंड। ये हमारी ए ट्रू होगी। उसके बाद हम एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, डेल्टा A1 निकालेंगे। देखिए इसमें हम ए ट्रू माइनस A1 लिखेंगे, तो ए ट्रू वैल्यू कितनी 2.62 माइनस A1 2.63। एक्चुअली इनका मॉडुलस लेते हैं, एरर तो एरर होती है प्लस हो या माइनस, तो इसका मॉडुलस क्या बनेगा 0.01 सेकेंड। ये डेल्टा A1 आ गया, डेल्टा A1। इसी तरह से डेल्टा A2 2.62 माइनस 2.56 सेकेंड ऑब्जर्वेशन, दैट इज कितना 0.06। ठीक है, डेल्टा A3 2.62 माइनस 2.42। ठीक है, तो ये देखिए कितना आएगा, ये आ जाएगा सीधे सीधे हमारा 0.20। ठीक, डेल्टा A4 2.62 माइनस 2.71, दैट इज 0.09। डेल्टा A5 कितना आया 2.62 माइनस 2.80। इसका भी मॉडुलस लेंगे तो ये आएगा 0.18। ये सारी रीडिंग्स हमारी सेकंड में है। अब क्या करते हैं हम, डेल्टा ए का मीन ले लेंगे। डेल्टा ए मीन, यही हमारी एब्सोल्यूट एरर होगी। मीन में बताओगे भाई, अगर रीडिंग एक से ज़्यादा है तो आप उसका मीन लोकर बताओगे कि यही एब्सोल्यूट एरर है, यही हमारी एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा ए मीन। तो 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 डिवाइडेड बाय 5। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर आता है हमारा आंसर आता है 0.11 सेकेंड, 0.11 सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारी एब्सोल्यूट एरर आ गई। ठीक, ये हमारी ट्रू वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर। अब इधर आ जाते हैं, देखो फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, यहाँ फॉर्मूला देखिए आप, और रिलेटिव एरर क्या होता है, डेल्टा ए मीन अपॉन AT डेल्टा ए मीन अपॉन ए ट्रू वैल्यू। तो ए ट्रू वैल्यू हमारे पास है, डेल्टा ए मीन भी है 0.11 डिवाइड बाई 2.62। ये हमारी फ्रैक्शनल वैल्यू आई। ये वैल्यू आएगी बच्चों, ये पॉइंट से पॉइंट हटा दो, करीब करीब आती है, ये डिवाइड करके देख लो। चलो कुछ तो कैलकुलेशन कर ही लेते हैं। 3 सा चलेगा लगभग, तो राउंड ऑफ ये 4 के आसपास आती है बच्चों, 0.04 आती है राउंड ऑफ करेंगे तो। ठीक है, अब परसेंटेज एरर की बात करें, परसेंटेज एरर क्या हो जाएगी 0.04 इंटू 100, दैट मीन्स 4%। दैट्स ऑल अबाउट एरर। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम्स में।
ठीक, तो इसको भी नोट कर लिया जाए।